नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तो मैं स्लाइड ऑन कर लेता हूं। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। कोई आपसे ये पूछ ले कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे। अकाउंटिंग को एक सिंपली आप डिफाइन करेंगे एक लैंग्वेज टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लैंग्वेज टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्लियर है। लैंग्वेज टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखोगे, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस उसे कहते हैं, यानी मैं आपको अभी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में ले चलता हूं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने सीख ली कि लैंग्वेज ऑफ राइटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिंपल एक वर्ड एक सेंटेंस की डेफिनेशन है। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन में ले चलता हूं। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन की एक सेंटेंस में सिंपल डेफिनेशन है, एन इवेंट ऑकरिंग in financial terms, in monetary terms, in money value. An event occurring in money value is called transactions. आप जब बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो मनी वैल्यू से कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। और उसको रिकॉर्ड करने की, उसको राइटिंग, उसको प्रॉपर लैंग्वेज में राइट करने के तरीके को हम अकाउंट्स कहते हैं। क्लियर है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर आप अच्छे से लिखना चाहें तो मेरी स्लाइड में देख सकते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग. It involves identifying business transactions, recording them, presenting them in such a manner that all the financial information of business can be known by the users and stakeholders. अब क्वेश्चन आता है, who are the users, who are the stakeholders? यूजर्स और स्टेक होल्डर्स कौन है अकाउंटिंग के, कौन इसे यूज करते हैं, किसको इन्फॉर्मेशन क्यों लिखा जाता है अकाउंट्स। तो उसको जानने से पहले, यूजर्स और स्टेक होल्डर्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि अकाउंट्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं अकाउंट्स के। अकाउंटिंग को क्यों किया जाता है, अकाउंट बुक्स को क्यों लिखा जाता है। अब ये तो हर कोई जानता है कि अकाउंट्स हम लिखते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए, कि हमने एक बिजनेस किया, उसमें हमने अकाउंट्स लिखे ताकि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस करेक्टली कैलकुलेट कर सकें। ये तो सिंपल रीजन है, इसके अलावा भी काफी रीजंस है, जैसे मैंने ये स्लाइड्स में दिए हैं आपको। पॉइंट वाइज टू नो हाउ मच डू थर्ड पार्टीज ओव टू द बिजनेस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में थर्ड पार्टीज आपसे कितना उधार पाती है और आप कितना किसी से पाते हो, ये चीज आपको जानने के लिए अकाउंट्स की जरूरत होती है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के आप ये जज कर सकते हो कि आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि वेदर टू एक्सपांड इट और वेदर टू ऐड अदर प्रोडक्ट लाइन इन दैट बिजनेस। तो इसके अलावा जो एडवांटेजेस है अकाउंट बुक्स की, वो है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज आप जान सकते हो। एसेट्स यानी संपत्ति, लायबिलिटीज यानी आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है एक पर्टिकुलर डेट में, वो आप कभी भी अकाउंट बुक्स देख के जान सकते हो। टू नो द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आप इनकम टैक्स लायबिलिटी है, जीएसटी टैक्स लायबिलिटी है, और उनमें कई तरह के कंप्लायंसेस के रिलेटेड इश्यूज भी हैं। तो उन कंप्लायंसेस को करने के लिए भी हमें अकाउंट्स करने की जरूरत होती है, और ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें कितना टैक्स पेमेंट करना है वो भी हम अकाउंट्स देख के ही बता सकते हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, जीएसटी एक्ट में, जिसके वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए भी आपको अकाउंट बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, क्लियर है। इसके बाद यूजर स्टेक होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया था, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स में आप सबसे पहले तो ओनर खुद है यूजर, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है, जो ओनर है, वो हमेशा देखना चाहता है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो वो सबसे बड़ा यूजर, सबसे पहला यूजर तो वही है। उसके बाद कंपनीज फॉर्म में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। तो मैनेजमेंट, जो बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं, वो कई बार ये जज करने के लिए कि उनके बिजनेस टारगेट्स, उनकी सेल्स, उनके प्रॉफिट्स का टारगेट अचीव करने के लिए उनको अकाउंट बुक्स को रेफर करना पड़ता है। एम्प्लॉइज, कोई भी एम्प्लॉय अगर बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है तो वो अपना, कई बार ग्रोथ के ऊपर इंसेंटिव्स कैलकुलेट किया जाता है, बोनस कैलकुलेट किया जाता है एम्प्लॉइज का। तो एम्प्लॉइज को भी जरूरत रहती है कि अकाउंट बुक्स में वो देख ले कि बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, बिजनेस का प्रॉफिट्स क्या है, बेस्ड ऑन विच हिज इंसेंटिव्स आर कैलकुलेटेड, राइट। इसके बाद है इन्वेस्टर्स।
इन्वेस्टर्स आपके अकाउंट बुक्स को देख के ही आपके बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। तो शौर्य, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ओके, आई विल कंटिन्यू। तो इसके बाद है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आपकी अकाउंट बुक्स को देख के ही ये जान सकते हैं कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं और आपको कितने तक का लोन या आपके बिजनेस में वो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो कोई भी इन्वेस्टर आपको जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा या आपको लोन देना चाहेगा, तो वो सबसे पहले आपकी अकाउंट बुक्स को ही देखेगा, जिससे वो जज कर सके कि आपको कितने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो, राइट। अब है सप्लायर्स। सप्लायर्स कई बार आपको क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। जस्ट 1 मिनट, आई विल टेक ए ब्रेक, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं इसके लिए। ओके, suppliers. Now suppliers is another user of your account books. Suppliers will see your account books. Suppliers आपके account books देखते हैं ये जज करने के लिए कि आपको कितने दिन का क्रेडिट पीरियड वो दे सकते हैं, right? How many days of credit period can be allowed to you based on account books they can judge. So suppliers always want to see your account books. So they are the users, they are the stakeholders. इसके बाद है lending institutions and banks. Whenever you apply for a loan or you apply for credit facilities from any bank or lending institution, they will see your account books to judge whether they will be in a your business will be in a comfortable position to repay their loan. So account books will be in a position, your financial position, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपके अकाउंट बुक्स को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है। और जब भी लोन प्रोवाइड करती है बैंक या कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो वो ये देखता है कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, वो आपकी अकाउंट बुक से ही देख पाते हैं वो। इसके लिए बैंक एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आर आल्सो वन ऑफ द यूजर्स ऑफ योर अकाउंट बुक्स। इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, या और भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो आपके बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, वो भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके अकाउंट बुक्स को ही डिपेंड करते हैं, आपके अकाउंट बुक्स पर ही डिपेंड करते हैं। सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द यूजर्स and customer to some extent also. Suppose you are selling goods to some of your customers, so they will also be interested in knowing about your business, about your financial stability, because कस्टमर्स भी ये चाहते हैं कि वो उनसे डील करे जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। सो दे मे समटाइम्स रेफर टू योर अकाउंट्स। सो दीज ऑल आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम यूजर्स ऑफ अकाउंट, और यू कैन से स्टेक होल्डर्स ऑफ द अकाउंट, तो जिसके लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, राइट। यूजर्स आप समझ गए, एडवांटेजेस समझ गए, अकाउंट्स की डेफिनेशन समझ गए। तो अब अगली स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं। नाउ एक टर्म आता है अकाउंट्स, जब भी आप पढ़ोगे तो एक टर्म आएगा बुक कीपिंग का। नाउ व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग किसे कहते हैं? बुक्स को कीप करना, सिंपल। बुक्स को कीप करने को बुक कीपिंग कहते हैं। मैंने जैसे बताया, अकाउंट्स is a language of writing business transactions. Likewise, bookkeeping is the process of recording transactions. Is a process. Bookkeeping is a process of recording or writing your business transactions in proper books. Okay, process of recording business transactions in proper books is called bookkeeping. Bookkeeping like बहुत सारी बुक्स होती है जो हमें अकाउंट्स जब हम राइट करते हैं तो उन बुक्स को हम कहते हैं जर्नल बुक, कैश बुक, बैंक बुक। These all are books. You will learn about these books later on in my future classes. What is called business entity? एक और टर्म जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अकाउंट्स करोगे, तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? बिजनेस एंटिटी सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट योर बिजनेस ऑपरेशंस, राइट। आपके बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो उसे बिजनेस एंटिटी कहते हैं। सिंपल, क्लियर है? जैसे मैंने एक फर्म खोली, मेरा नाम जैसे नीरज है, मैंने एक फर्म खोली नीरज इंटरप्राइज से। सो नीरज इंटरप्राइज इज अ बिजनेस एंटिटी। ओके, आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस किया किसी के साथ, आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोली से XYZ इंटरप्राइजेस, तो XYZ इंटरप्राइजेस इज अ बिजनेस एंटिटी।
Okay, so business entity may be a sole proprietorship, may be a company, may be a partnership firm, may be joint venture, association of person. There are many form of business entities. Okay, business entity is clear. Organization for carrying out business operations, right? Now we'll come to some of the concepts. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है अकाउंट्स में, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है. वो पॉलिसीज को मैंने आपको मेन जो कॉन्सेप्ट्स है वो ध्यान में रखने हैं, उसको मैंने कंपाइल किया है. मैंने मेन 9 कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं जो आपको हमेशा अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान में रखने हैं. ओके, क्लियर है? वो 9 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप हमेशा जब भी अकाउंटिंग करें तो यू शुड सी द ओनर ऑफ ए बिजनेस एंड द बिजनेस फ्रॉम सेपरेटली. आई मीन कि बिजनेस और ओनर जो दोनों अलग अलग हैं, आप बिजनेस को ओनर से कंबाइन नहीं कर सकते. जब भी आप बुक्स लिखोगे, आप बिजनेस की बुक्स लिखोगे, ओनर की नहीं. ओनर के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ओनर एंड बिजनेस एंटिटी आर टू सेपरेट persons from the point of view of maintaining accounts. Clear hai everyone? Okay, that is the proprietor and his business are treated as two distinct entities, therefore the transactions of the business are separate from its owner personal transactions. अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं. मान लो मैं नीरज इंटरप्राइज का ओनर हूं, तो मैं एक नीरज बाफना मेरा नाम है और नीरज इंटरप्राइज जो है वो एक मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं. अब मैंने एक फर्नीचर खरीदा. मान लीजिए मैंने एक टेबल चेयर खरीदी जो मैं बिजनेस और अपने बिजनेस नीरज इंटरप्राइज में यूज करूंगा. मान लीजिए 5,000 रुपए की टेबल और चेयर खरीदी, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन माय बिजनेस बुक्स बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस और इट इज परचेज ऑफ एन एसेट रिलेटेड टू माय बिजनेस. अगर वही चेयर और टेबल मैं अपने घर में यूज करूं, उसको मैं बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूं, मगर खरीदी नीरज बाफना नहीं है, उस बिजनेस के लिए भी नीरज बाफना नहीं खरीदी, मगर उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया नीरज इंटरप्राइज के नाम से, इसमें टैक्स इनवॉइस इशू करेगा नीरज बाफना के नाम से. तो ये जो परचेज है ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए है, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है. यानी ओनर और बिजनेस दोनों अलग हैं, दोनों को अलग आंखों से देखना है. क्लियर है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज क्लियर. नाउ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बहुत सिंपल है. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स जब भी आप बनाते हो तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा. जनरली इंडिया में एक साल के लिए अकाउंट्स बनाया जाता है. एक साल जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है. उस पीरियड के खत्म होते ही हम उस अकाउंट बुक्स को क्लोज करते हैं और नई अकाउंट बुक्स शुरू करते हैं. ओके, क्लियर है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि द अकाउंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, क्लियर है? नाउ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई भी बिजनेस को जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो ये सोच के आपको नहीं करना है कि बिजनेस मेरा 2 साल 3 साल या 1 साल तक ही चलेगा या एक पर्टिकुलर डेट में क्लोज हो जाएगा. आप जब भी अकाउंटिंग करो तो आपको ये सोचना है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा. ओके, इट इज ए गोइंग कंसर्न. इट इज not a concern which will be closed on a particular date or particular time. ये सोच के आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है. आपको ये सोचना है कि इट इज ए गोइंग कंसर्न, इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. ओके, नाउ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें. द कॉस्ट ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय कंपनी विल बी अकाउंटेड फॉर अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर. लाइक आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उसको जब खरीदते हो तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर ली. अब वो प्लांट एंड मशीनरी आप ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के उसको राइट ऑफ कर दोगे कि मेरा बिजनेस तो 1 साल ही चलेगा. वो प्लांट एंड मशीनरी जब तक आपका बिजनेस चलते रहेगा वो कंटिन्यू होती रहेगी और उसका अकाउंट बैलेंस आप कैरी ओवर करते रहोगे. तो दिस इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, राइट? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हमेशा अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है?
उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमें अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमें अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, that can be measured in terms of money are to be recorded in accounting books। करेक्ट है? समझ गए आप लोग? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मनी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे एम्प्लॉयज बहुत सेटिस्फाइड है मेरे से, दूसरे के एम्प्लॉयज, दूसरे बिजनेस में एम्प्लॉयज उतने सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा अकाउंटिंग में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? जो ट्रांजेक्शन्स मनी से मेजर किए जा सकते हैं वही ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब एक और अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक्रूअल कंसेप्ट। व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट? एक्रूअल का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंस और इनकम जब आप मैं एक्सपेंसेस में आता हूं पहले, कोई भी एक्सपेंसेस जब वो इनकर हो जाता है, जिस दिन वो एक्सपेंसेस आपकी बुक्स में जिस दिन वो एक्सपेंसेस इनकर होता है उसी दिन उसकी एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री आपकी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, सैलरी आपको 31st ऑफ एवरी मंथ देनी है, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द मंथ आपको सैलरी देनी है। आप सैलरी देते हो नेक्स्ट महीने के 7 तारीख, 8 तारीख या 10 तारीख को, तो आपको सैलरी रिकॉर्ड कब करनी है? क्या आप 7 तारीख को जब आप पेमेंट करोगे तब रिकॉर्ड करोगे? नहीं। एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि आपकी सैलरी अगर महीने के लास्ट डे में एक्रू होती है, लास्ट डे में पेबल होती है, तो आप उसी दिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे। दिस इज एक्रूअल कंसेप्ट। ओके, क्लियर है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। आजकल जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है, पहले सिंगल एंट्री सिस्टम से भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जाती थी। आज भी बहुत कम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बचे हैं जिनमें की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री से भी लिखा जाता है। सिंगल एंट्री में सिर्फ ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग की जाती है ऑन पेमेंट बेसिस, ऑन रिसिप्ट बेसिस, लेकिन डबल एंट्री नहीं की जाती है ना। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? हर बिजनेस कंसर्न्स में, बिजनेस एंटिटीज में डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो किया जाता है मॉडर्न अकाउंटिंग में। राइट? क्लियर है? डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन में आप बेनिफिट लेते हैं और एक बेनिफिट आप फोरगो करते हैं, और उन दोनों बेनिफिट लेने को और बेनिफिट फोरगो करने को आपको रिकॉर्ड करना है। देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप जो बेनिफिट लेते हो और आप जो बेनिफिट फोरगो करते हो, दोनों को आपको रिकॉर्ड करना है बाय वे ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी डेबिट विल हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी आप जो एडवांटेज ले रहे हो, आप जो बेनिफिट ले रहे हो, उतना ही बेनिफिट आप फोरगो भी कर रहे हो। एवरी ट्रांजेक्शन, इन एवरी ट्रांजेक्शन यू विल सी दिस कॉन्सेप्ट। यानी दो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ट्रांजेक्शन का, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कैसे है, इसके बारे में हम जब जर्नल एंट्री करेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और ज्यादा क्लियर होते चले जाएगा। सपोज मैंने एक मशीनरी, एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर कि सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी जब मेरे पास आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी इज कमिंग टू मी इन द फॉर्म ऑफ ए बेनिफिट, यानी मेरे को एक बेनिफिट हो रहा है, मगर मेरे पास से कैश भी गया है भाई, मेरे पास से कैश भी गया है भाई, तो मैं एक बेनिफिट फोरगो भी कर रहा हूं। क्लियर है? तो इस एस्पेक्ट को हमें, डबल एंट्री सिस्टम को हमें सीखना है कि हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सिंपल है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है जो भी हिस्टोरिक कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये हिस्टोरिक कॉस्ट है। आपने जो भी एसेट या जो भी एक्वायर किया है उसका हिस्टोरिक कॉस्ट पे ही आपको उसको रिकॉर्ड करना है, न कि मार्केट वैल्यू पर। सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग जिस अमाउंट में खरीदी है आपने, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए में बिल्डिंग, एक ऑफिस प्रेमाइसेस या एक बिल्डिंग खरीदी, तो आपको 5 लाख रुपए में ही उसे रिकॉर्ड करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। मान लीजिए उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, लेकिन आपको सस्ते में 5 लाख रुपए में मिल गई, तो आपको 5 लाख रुपए में ही रिकॉर्ड करना है, उसको 10 लाख रुपए में इग्नोर करना है मार्केट वैल्यू उसकी। आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट है, आपका जो हिस्टोरिक कॉस्ट है, उसी पर वो रिकॉर्ड होके आगे बढ़ता जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो
उतने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेने हैं जिस जो एक्सपेंसेस आपकी इनकम को अर्न करने में हुए हैं। मतलब ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाटएवर income is earned by you, only those expenses which are related with the earning of that income should have to be taken into account for calculating your profit or loss। क्लियर है? यानी आपके जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस जितने आपको इनकम जनरेट करने में लगे हैं उस पर्टिकुलर इनकम को, वही एक्सपेंसेस और इनकम को कोरिलेट करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। अब एक है रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिवेन्यू रियलाइजेशन सिंपली क्या है, जब मैंने जैसे बताया आपको एक्सपेंसेस आपके 31 मार्च को ड्यू होते हैं या 31 जनवरी या 31 को सैलरी ड्यू होती है तो आप उसी दिन कर लेते हो, वैसे ही इनकम कब करेंगे? इनकम जब आप एकदम श्योर हो जाओ, जब आपके पास लिखित में एविडेंस आ जाए कि मेरी इनकम अब ये मेरे ड्यू हो गई है, मेरे को मिलेगी ही, मतलब द रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज श्योर, रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज श्योर, कंफर्म, देन ओनली यू विल एंटर। अगर आपने मान लीजिए क्लेम कंपनी को दिया है, इंश्योरेंस क्लेम दिया है, मान लीजिए आपके गोडाउन में कोई लॉस हो गया, कोई चोरी हो गई या कुछ भी लॉस हो गया, फ्लड से डैमेज हो गया या कुछ भी लॉस हुआ, उसका क्लेम आपने इंश्योरेंस कंपनी में दिया 20 लाख रुपए। अब इंश्योरेंस कंपनी 20 लाख रुपए आपने क्लेम दे दिया तो आप एंट्री नहीं करोगे, बिकॉज क्लेम डजंट मीन दैट इट इज योर इनकम। क्लेम को कब आप इनकम मानोगे? जब इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को सैंक्शन कर देगी। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी में सैंक्शन कर दिया 15 लाख रुपए का, तो दैट इज 15 लाख रुपए जिस दिन उसने सैंक्शन किया उस दिन आप एंट्री करोगे, क्योंकि आप श्योर हो गए अब 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो जब आप श्योर हो जाओ इनकम रियलाइजेशन के लिए, तभी आप इनकम की एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। डबल एंट्री ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में, सिंपल है। दो सम इंपॉर्टेंट, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो हम सीख लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हर बिजनेस में यूज होगा, आगे आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो ये टर्म्स आएंगे आपके पास, तो इनका मीनिंग मालूम होना आपको जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म मैं बताना चाहूंगा आपको, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? सिंपल टर्म, सिंपल मीनिंग है कैपिटल। कैपिटल मतलब हो गया ओनर का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है। ओनर का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस शुरू किया नीरज इंटरप्राइज के नाम से, और मैंने उसमें 2 लाख रुपए लेके आया, मैं उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो 2 लाख रुपए जो ओनर ने बिजनेस में लाया है दैट इज हिज कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी, दोनों अलग हैं। आपको बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ओनर का आप सेपरेटली करोगे अगर ओनर का करना है। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप ओनर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, राइट है। लेकिन अभी बिजनेस में जो पैसा आ रहा है तो वो कैपिटल के रूप में आप उसको दिखाओगे, ओनर का कैपिटल। ओनर का कैपिटल मतलब बिजनेस को पैसे देने हैं ओनर को वापस। बिजनेस के लिए क्या है? वो देनदारी है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है। फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए कि 2 लाख रुपए जो बिजनेस में आए हैं वो किसके आए हैं? नीरज बाफना के आए हैं, तो नीरज बाफना को वापस करने हैं, तो उसको हम लोग क्या दिखाते हैं? नीरज कैपिटल अकाउंट, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, जो कि एक तरह की देनदारी है, एक तरह की लायबिलिटी है। समझ गए आप? लायबिलिटी मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, लायबिलिटी मतलब देनदारी। नाउ एसेट्स क्या है? एसेट्स सिंपल टर्म्स में संपत्ति। एसेट्स मीन संपत्ति। संपत्ति कौन सी किसको संपत्ति बोलोगे? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलते रहे, वो एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 4-5 साल तक आप उससे बेनिफिट लेते रहोगे, 10 साल तक बेनिफिट लेते रहोगे, वो एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 1 साल में खत्म होने वाला नहीं है, कम से कम वो 3-4 5 साल 6 साल आपको बेनिफिट देते रहेगा, एसेट है। कंप्यूटर्स खरीदा आपने, कंप्यूटर कम से कम 3-4 साल की लाइफ होती है कंप्यूटर की, एसेट है। कैमरा खरीदा आपने बिजनेस के लिए, एसेट है। तो जो वस्तु आप खरीदते हो जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल में खत्म नहीं होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म नहीं होता है, वो एसेट है जो लंबे समय तक चलता है। अगर कोई गुड्स खरीदते हो आप, मान लो कोई गुड्स खरीदे, गुड्स उसको बोलेंगे जो रीसेल के लिए खरीदते हो आप, आपने खरीदा, उसे आपको प्रॉफिट में बेचना है, दैट आर कॉल्ड गुड्स। तो गुड्स जो है जो परचेज करते हो वो भी एक एसेट है जब तक आप उसको सेल नहीं करो। जब आपने गुड्स परचेज कर लिया,
till the date it is unsold with you, till the date it is lying unsold with you, it is an asset, that is called stock. ये current asset है. फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स दो टाइप के मेनली एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देता है, और करंट एसेट्स जिसको आप इमीडिएटली लिक्विड रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. उसके बारे में डिटेल में बाद में आएंगे. अब आते हैं लायबिलिटीज क्या है. लायबिलिटीज मतलब देनदारी, यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिजनेस को कितने पैसे किसको देने हैं ऑन ए पर्टिकुलर डेट, हम बिजनेस की लायबिलिटी और एसेट्स को देख सकते हैं. और वो कहाँ दिखाई देता है हमें? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में मैं बाद में आऊंगा, आप लोग को सिखाऊंगा बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है. बैलेंस शीट का काम क्या रहता है? आपको उस पर्टिकुलर डेट और पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो आपको एक्सप्लेन करता है, बैलेंस शीट में एक्सप्लेन किया जाता है. तो आपकी लायबिलिटी का मतलब क्या है, आप सिंपली सीख लें. लायबिलिटी का मतलब है देनदारी, आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी राम से 5 लाख रुपए में, और आपने अभी पेमेंट नहीं किया उसका, मशीन आ गई आपके पास, मशीन आपकी बिजनेस प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, आपका सब कुछ हो गया, लेकिन आप पेमेंट उसको 6 महीने बाद करोगे. तो 6 महीने तक जो राम है वो लायबिलिटी है आपकी. राम, क्योंकि राम को आपको पेमेंट करना है. बैंक से आपने लोन ले लिया, बैंक को लोन रिपेमेंट करना है, लायबिलिटी है आपकी. समझ गए आप? आपने किसी इंडिविजुअल आदमी से पैसे ले लिए उधार पर, उसको बोला भाई बिजनेस में मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, एक बार 6 महीने के लिए दो. 6 महीने के लिए वो आदमी आपका लायबिलिटी है. क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है डेटर्स और क्रेडिटर्स. डेटर्स को सिंपली, जब भी डेटर्स का नाम आए आप इमेजिन करो कि कस्टमर. डेटर्स मतलब कस्टमर आपके. डेटर्स मतलब आपके कस्टमर जिसको आपने उधार में माल बेचा है. मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के दौरान राम को 5 लाख रुपए की उधारी दी है. अब वो राम जब तक उधारी न लौटा दे, डेटर है आपका, क्योंकि आपको उससे पैसे मिलने हैं. डेटर्स मतलब रिसीवेबल. कस्टमर्स, फ्रॉम whom customers to whom the goods are sold on credit. क्लियर है? उसी तरह क्रेडिटर्स को उल्टा कर लो. जब भी क्रेडिटर्स का वर्ड आए तो ये सोच लो वेंडर्स, मेरे वेंडर्स जिससे मैं माल परचेज करता हूँ, जिससे मैं गुड्स परचेज करता हूँ. ठीक है? जिससे मैं गुड्स परचेज करता हूँ क्रेडिट पर, वो है मेरे क्रेडिटर. मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में शाम से 5 लाख रुपए के गुड्स परचेज कर लिए, और शाम को आपने 6 महीने बाद पेमेंट दी, तो 6 महीने तक शाम क्या है? आपका क्रेडिटर है. अब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, तो शाम को उसमें 6 लाख रुपए देने हैं आपको, आपको पता चल जाएगा कि शाम इज ए क्रेडिटर. क्लियर है? डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन सिंपली आप सिंपल वर्ड है डेप्रीशिएशन. कोई भी एसेट आपने खरीदा है तो उसकी यूज से, उसके वेयर एंड टेयर से उसकी वैल्यू कम होती जाती है. आज जो कंप्यूटर आपने 50,000 में खरीदा है, 3 साल बाद क्या 50,000 वैल्यू रहेगी उसकी? नहीं. उसकी वैल्यू कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू टू यूज एंड ड्यू टू वेयर एंड टेयर, उसकी वैल्यू कम होती जाती है. तो वो वैल्यू कम होने की वजह से उसको हम वैल्यू को कम करते जाते हैं, और कम करने को, वैल्यू को डिमिनिशन जो होती है उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं. एप्रिशिएशन होती है वैल्यू का बढ़ना, डेप्रीशिएशन होता है वैल्यू का घटना. क्लियर है? तो आज ये चीजें क्लियर हो गई आपको. अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जनरली: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आता है, फिर रियल अकाउंट आता है, फिर नॉमिनल अकाउंट आता है. तो पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है? जस्ट अ मिनट, आई विल टेक सम वाटर. ये इसी क्लास में कराना है क्या? नेक्स्ट. इसको पॉज कर सकते हैं क्या? ओके. तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट में. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर सकता है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पर्सनल अकाउंट जो है वो, पर्सनल अकाउंट इज अ
is an account which is related to person. सिंपल है एकदम. पर्सनल अकाउंट मीन्स रिलेटेड टू पर्सन. कोई भी पर्सन का नाम अगर आ जाए तो वो पर्सनल अकाउंट है. राम से मैंने मशीन खरीदी, राम इज ए पर्सनल अकाउंट. श्याम को मैंने माल उधार में भेजा, श्याम इज ए पर्सनल अकाउंट. ठीक है, क्लियर है. राम, श्याम, महेश, XYZ इंटरप्राइज, जहां नाम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या है? कोई भी एसेट और लायबिलिटी रियल अकाउंट है. एसेट्स क्या है मैंने बताया ही था आपको, संपत्ति. लायबिलिटी क्या है? देनदारी. कोई भी एसेट और लायबिलिटी रियल अकाउंट है. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट क्या है? एक्सपेंस. कोई भी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है. कोई भी लॉस हो गया आपको, नॉमिनल अकाउंट है. कोई भी इनकम हो गई, नॉमिनल अकाउंट है. कोई भी गेन हो गया, नॉमिनल अकाउंट है. इनकम, गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर नॉमिनल अकाउंट. क्लियर है? समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं. पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. मतलब कोई भी अकाउंट हम लोग जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखेंगे ना, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपको 5 तरह के अकाउंट्स दिखाई देते हैं. एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है, एक रिवेन्यू आपने इनकम जो की है वो होता है, एक एक्सपेंसेस होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है. तो एसेट लायबिलिटीज क्या है? रियल अकाउंट मैंने बता दिया आपको. इनकम और एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट मैंने बता दिया आपको. और कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट है. कोई भी पर्सन का नाम आने से वो पर्सनल अकाउंट है. ओके. अब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं. पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन विद whom the business is required to deal with. Personal accounts are further classified as natural personal account, artificial personal account, representative personal account. ये इतना ब्रॉड में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद कर लो. अकाउंट्स रिलेटेड टू द पर्सन इज पर्सनल अकाउंट. ठीक है, जैसे राम अकाउंट, विक्रम अकाउंट. ओके. Now what is real account? Real account are account mentioned as assets owned or possessed by the business. Real accounts include both tangible and intangible accounts. Building, furniture, cash. Purchases is not a real account. यहाँ मेरी स्लाइड में गलती से आ गया है purchases और sales. These are not real account. These are actually, purchases is an expense and therefore it is nominal account. Sales is a income, therefore it is nominal account. Building, furniture assets है, cash assets है, goodwill assets है. These all are real accounts. ठीक है, क्लियर है? पर्सनल अकाउंट रियल है. नॉमिनेटेड अकाउंट्स भूल से लिख गया है स्लाइड्स में. दिस इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स. क्लियर है? सो आज की पहली क्लास में हमने बेसिक ऑफ अकाउंट्स में कुछ चीजें सीखी. जैसे सबसे पहले हमने सीखा अकाउंट्स की डेफिनेशन को. सबसे पहले हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन को सीखा. अकाउंट्स की डेफिनेशन के सीखने के साथ हमने ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन को सीखा. एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यूजर्स कौन कौन है अकाउंट्स के, बुक कीपिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, बुक कीपिंग किसे कैसे हैं, बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमने सीखे. अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 9 तरह के अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं. इसके अलावा भी कई तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स होते हैं. वो मैंने आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया कि उनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती. जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. 9 तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज बताए. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और डबल एंट्री सिस्टम, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैजिक कंसेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट. डबल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने आपको हर ट्रांजैक्शंस के ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में बताया जिसको हमें रिकॉर्ड करना है. आगे की क्लास में हम सीखेंगे. इसके अलावा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको एक एक करके बताए थे. और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन भी मैंने आज आपको बताई, जैसे कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन. 3 तरह के अकाउंट्स के बारे में भी आपको आज बता दिया है. इन 3 तरह के अकाउंट्स का रूल क्या है, जिसे गोल्डन रूल कहा जाता है, उसको कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे उसको ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. टिल देन, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.